अच्छा, अभी तक हमने जो बात की मुख्य तौर पर हमने देखा कि इसमें 3 वर्ग थे। 3 वर्गों में पहले कौन किसका स्थान आता है? पादरी वर्ग। ठीक है। अब राजा की जो स्थिति है, राजा की स्थिति हालांकि वो सर्वोच्च है, लेकिन वो कैसी है? नामात्र है। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो 3 वर्ग है उसमें पहला जो वर्ग आता है वो आता है आपका पादरी वर्ग। पादरी वर्ग मीन्स हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित जो अगर किसी समाज के बारे में बात करते हैं तो उसमें अधिकतर अक्सर ये देखा जाता है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहती है वो रहती है व्यक्ति का धर्म। ठीक है। धर्म को व्यक्ति जो है वो सर्वोपरि वहाँ पे माना करता है। तो यहाँ पर जो 3 वर्गों में, क्योंकि धर्म का जो है वो इस समाज में जो विशेष महत्व था, इसीलिए समाज में सर्वाधिक प्रभावशाली जो संस्था थी, जो लोग थे वो कौन थे? पादरी वर्ग में शामिल थे। और पादरी वर्ग में वो सारे के सारे लोग थे। इसमें पोप हो गया, आर्क बिशप हो गया, बिशप हो गया, पादरी हो गया। ठीक है। तो उसका जो क्रम है वो जो हायरार्की के आधार पर जो उनका कम होता चला जाता था, उनकी स्थिति और उनकी शक्ति। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं अभिजात वर्ग की, तो अभिजात वर्ग जो था वो उसका दूसरा वर्ग था। और अभिजात वर्ग जो है इसको कुलीन वर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसको सामंती वर्ग के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है। एक्चुअली हमने देखा कि सामंतवादी जो व्यवस्था आई, सामंतवादी व्यवस्था के कारण ही जो है यह था क्योंकि राजा की स्थिति कमज़ोर होगी, और उस स्थिति को कमज़ोर होने से जो बचाने के लिए या अपनी स्थिति को जो है बरकरार रखने के लिए उसे जो वो कुछ विकल्प, विकल्प के रूप तौर पर जो उसको जो तलाश करनी पड़ी, और वह विकल्प से किस रूप में मिले? सामंतों के रूप में मिले। ठीक है। अतः उसमें दूसरे नए वर्ग का जो वहाँ पे उदय हुआ वह कहलाता है कुलीन वर्ग। ठीक है। मुख्य तौर पर आपने इसको इस तरह से जो आपने इसको याद रखना है, सबसे बड़ा जो सामंत होता था वह कहलाता था लॉर्ड। ठीक है। अब राजा क्या करता था? अपनी समस्त भूमि राजा अपने लिए, इनके अपने राजमहल के लिए और अपने शौक के लिए, जैसे छोटा सा बाग हो गया, थोड़ा सा जो वो शिकार खेलने के लिए थोड़ा सा जंगल हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें वो अपने पास रखता था। बाकी की भूमि वो सामंतों को देता था। जो अपने पास वो भूमि रखता था वो कहलाती थी क्राउन लैंड। क्या कहते हैं उसको? क्राउन लैंड। क्राउन होता है सर का ताज। ठीक है। क्राउन लैंड उसको कहा जाता था। बाकी की भूमि उसने किसको दे दी? सामंत को दे दो, लॉर्ड को दे दी। ठीक है। हाथ सामने को रखिएगा और पाँव भी आपस में जोड़ना। उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है कि उसने उन्हें दे दी और बदले में जो उसे कुछ एक्सपेक्ट किया उनसे, तो और वो बदले में उसे जो लेना था वो था धन और समय, आवश्यकता पड़ने पर सेना। 2 चीज़ें जो उसने बदले में वहाँ पे लेनी थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो सामंत थे, सामंतों की जो वहाँ पे उसकी भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। आप इसको सामान्य तौर पर आप इसको ये समझे, एक होते थे बड़े सामंत जिसको आपने लॉर्ड कहा, उसके बाद होते थे छोटे सामंत, और विशेष तौर पर इसको आप वैसे भी आप छोटे सामंत इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक होता है स्वामी, दूसरा होता है आसामी। स्वामी मीन्स देने वाला और आसामी मीन्स लेने वाला। ठीक है। यहाँ पे जो लॉर्ड था वो जो है वो देने वाला था, समझिए। अब देने वाला जो था वो किसका था? छोटे सामंतों को देने वाला था। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहा पहले छोटे सामंत थे और बाद के समय जब उनकी आपसी युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उस स्थिति में नए वर्ग का उदय हुआ, और वह वर्ग कहलाता है नाइट्स। और नाइट्स वर्ग की उत्पत्ति कब हुई? 9वीं सदी में। कब हुई? 9वीं सदी में इसकी जो वो उदय हो गया। क्लियर? उसके बाद जो आता है वो आता है कृषक वर्ग आ गया। अब राजा ने उन्हें क्या दिया था? सामंतों को क्या दिया था? भूमि दी थी। अब भूमि तो दे दी, अब भूमि पर जो है वो भूमि तो अगर हमें मिल भी जाए तो उस पर खेती भी तो करनी पड़ेगी। अब जो लोग खेती वहाँ पे करते थे वो कहलाता था कृषक वर्ग। कौन होता था? कृषक वर्ग में उसमें 2 प्रकार की स्थिति होती है। जैसे हम लोग भी किसान है ना, तो किसानों के पास हमारे पास क्या होती है? ज़मीन होती है, और ज़मीन में हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। हम चाहे जो मर्जी फसल बीज सकते हैं, उसके बाद जो उत्पादन होता है उसको बेचकर हम मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसा हमें अधिकार होता है। किसी अन्य जो बेकार करने की हमें किसी के घर पे जो आवश्यकता नहीं होती। तो वो इस प्रकार के जो किसान होते थे वो स्वतंत्र किसान होते थे। कैसे होते थे? स्वतंत्र किसान हुआ करते थे। ठीक है। लेकिन जो दूसरे जो लोग होते थे वो कृषक दास। दास तो आपको पता ही है कि दास क्या होते हैं? वस्तु के रूप में जैसे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक वैसे ही इंसानों को जब खरीदा जाता है और उनसे मनचाहा काम करवाया जाता है वो कहलाते हैं दास। जब ये कृषि कार्य के लिए विशेष तौर पर जो है उपयोग में लाए गए तो ये कहलाए कृषक दास। ठीक है। इसे कहते हैं सर्फ भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इसको सर्फ कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अब एक त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज का जो टॉप होता है वो बिल्कुल 0 होता है ना। ठीक है।
नुकीला होता है ना, तो उसका टॉप जो होता है उसमें एंगल अगर हम बात करें तो मतलब लगभग उसका जो दायरा होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। यहाँ पे एक पिरामिड भी ऐसे ही होता है। तो पिरामिड की भांति उसमें सर्वोच्च स्थान पर जो होता है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन वो समाज में सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। फिर इसमें बात की हमने जैसे अभिजात वर्ग की। अभिजात वर्ग में इसमें मध्यम वर्ग आया। तो मध्यम वर्ग जो क्या आता है, उनकी संख्या पहले वर्ग से, इनकी पादरी वर्ग से अधिक है और संसाधनों का भी वो पर्याप्त जो है वो उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो तीसरी जो स्थिति आती है वो आती है कृषक दास की। तो कृषक दास थी, उनकी संख्या सबसे अधिक थी और संसाधनों पर जो उनका नियंत्रण लगभग ना के बराबर था, बहुत ही कम था। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है कि इट इज़ रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कि वहाँ पे जो वो क्या होता है कि जब जिनकी संख्या कम है वो ज़्यादातर संसाधनों पर जो उनका नियंत्रण है, जिनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है उनका संसाधनों पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं। समझ आ गई? तो इस प्रकार से जो वो तीनों की स्थिति इसमें आती है। तो सबसे पहले जो इसमें हम बात करते हैं कि ये हुआ क्या। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा लिख लीजिए। ये हमने 3 वर्ग लिख लिए। 3 वर्ग में पहले आपने लिख लेना है पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद जो वो हम देखेंगे उनकी स्थिति कैसी थी। स्थिति के बारे में हमने सबके बारे में यहाँ पे बात कर ली कि पादरियों की स्थिति कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी। समाज में उन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित समझा जाता था। उन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। किसको बेटा? सिक्के वाला जो अधिकार वो आएगा लॉर्ड्स को। ठीक है, वो सिक्के ढालने का, सिक्के चलाने का, न्याय करने का, सेना रखने का, ये अधिकार जो है वो किसको प्राप्त होंगे? लॉर्ड्स को, इनके सामंतों को प्राप्त होंगे। समझिए? ठीक है, इस प्रकार से जब वो, यानी कि उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि हम देखते हैं, जैसे हम अपने धर्म की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के कुछ दिनों पश्चात जो है उसको सबसे पहले पंडित हमारे घर आते हैं तो कुछ करवाया जाता है, अनुष्ठान करवाया जाता है। ठीक है, और ये सिलसिला फिर चलता रहता है, चलता रहता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की जब जो है वो, ऐसे हमारे यहाँ पे तो शिक्षा दीक्षा जो स्कूलों में होती है, लेकिन अगर ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे शिक्षा दीक्षा, विवाह, तलाक, मरण और उसके उपरांत भी जो सारी की सारी, यानी कि वसीयत भी पता है ना, जो भूमि का हस्तांतरण होता है, नामकरण जो होता है, तो वो सारे का सारा जो किसके नियंत्रण में हुआ करता था? पादरी वर्ग के नियंत्रण में हुआ करता था। कौन करता था? पादरी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया, जैसे हमारे पुजारी लोग करते हैं ना, पंडित लोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे विशेष तौर पर जो है वो सारे का सारा काम किसका था? मतलब उन पादरियों की जो स्थिति थी वो हमारे यहाँ पे पुजारियों से भी काफ़ी अच्छी थी। क्लियर हो गया बेटा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्थिति में, तीनों स्थितियों के बारे में आपने बात कर लेनी है, जिसमें आपकी पादरी वर्ग की भी होगी, कुलीन वर्ग की भी होगी और कृषक वर्ग की भी। कृषक वर्ग तो मतलब एक मोहताज था, है ना, कृपा पर निर्भर था। मतलब जितना जब वो सामंत ने उसे देना चाहा, खाने को भी, पहनने को भी, रहने को भी, उतना केवल जो है उसे जो है मिलता था। उसके बाद जो है वो चाहे कि मुझे सोने का अधिकार है, मुझे और चीज़ों का अधिकार है, तो वैसा जो है कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इन देशों की बात करते हैं तो कुछ देशों के नाम लिख लीजिए जिनमें जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था का वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले नाम लिख लीजिए फ्रांस, दूसरा आता है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और स्पेन। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और स्पेन। इनमें सामंती व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, इनके उसका उदय हुआ। यहाँ पे सामंती व्यवस्था फली फूली थी। ठीक है, फ्रांस, इन देशों में जो सामंती व्यवस्था फली फूली थी, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और स्पेन। ठीक है, ओके बेटा? अच्छा, उसके बाद जो है वो मुख्य तौर पर जो हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक पादरी वर्ग में तो आपको पता चल गया कौन कौन थे उसमें। पोप हो गया, आर्क बिशप हो गया, बिशप हो गया। और इसमें क्या हुआ कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में क्या हुआ कि विशेष तौर पर मठों की भी स्थापना हुई, जो उसमें मठ, ठीक है, जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ जहाँ पे रहते थे ना, तो उसको मठ कहते हैं। मठ और आश्रम कहते हैं उसको। मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज और ननरीज कहा जाता है उसको। मठ कहा जाता था जहाँ पे बहुत ये ईसाई भिक्षु रहते थे
उनको मठ कहा जाता था, और जहाँ पे भिक्षुणियाँ रहती थी उसको आश्रम कहा जाता था। भिक्षुणियाँ लड़कियाँ हैं, भिक्षु, ये भिक्षा मांगकर जब वो अपना जीवन यापन करते थे, जीवन व्यतीत किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो इसमें क्या आता है, इसी प्रकार से जो कुछ मठों की यहाँ पे स्थापना की जाती है, तो उसमें आपने लिख लेना है। देखिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कुछ मठों की भी स्थापना हुई, मठों की स्थापना हुई जिसमें 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट, जिसमें 529 ईस्वी में इटली में सेंट बेनेडिक्ट, सेंट बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट मठ था ये, सेंट बेनेडिक्ट। और 910 ईस्वी में क्या था? सेंट बेनेडिक्ट, 910 ईस्वी में बरगंडी में विलियम प्रथम ने क्लूनी मठ की स्थापना की। क्लूनी मठ की स्थापना की। ओके, ठीक है बेटा, ये कुछ मठों के नाम है। मतलब मठ क्या है? मठ वो केंद्र है जहाँ पर ईसाई धर्म की शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती थी। हाँ, जहाँ पे मतलब जैसे हमारे गुरुकुल होते थे ना बेटा, जैसे हमारे गुरुकुल होते थे ना, तो ठीक वैसे ही जहाँ पे ईसाई धर्म की शिक्षा दीक्षा जहाँ पे प्रदान की जाती थी और जहाँ पे वो लोग रहते थे वो कहलाते थे मठ और आश्रम। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से दो यहाँ पे, एक बेनेडिक्ट मठ थी, दूसरा था क्लूनी मठ। उसकी स्थापना जो थी वो यहाँ पे पहली वाले की सेंट बेनेडिक्ट ने की थी और दूसरी वाले की विलियम प्रथम ने 910 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसी में ही जो एक परिवर्तन आता है वो आता है 13वीं सदी में। लिखिए, 13वीं सदी में फ्रायर अस्तित्व में आए। फ्रायर अस्तित्व में आए जो घूम घूम कर प्रचार करने वाले भिक्षुओं का समूह था। घूम घूम कर प्रचार करने वाले भिक्षुओं का समूह था। देखिए बेटा, घूम घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षुओं का समूह था। ठीक है, अभी तक मैंने क्या कहा था? अभी तक मैंने कहा था कि ये ईसाई धर्म की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? मठों में। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे स्कूल होते हैं तो इस प्रकार के जो यहाँ पे उनके द्वारा केंद्र स्थापित किया था जहाँ पर जो इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन 13वीं सदी में एक नए वर्ग का उदय हुआ, वे कहलाते हैं फ्रायर। और उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार मठों में या आश्रमों में ना रहकर जब वो घूम घूम कर वो अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या कहलाए बेटा? फ्रायर। क्या कहलाए ये? फ्रायर कहलाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब वो फ्रायर जो है आगे चलकर, लिखो, फ्रायर आगे चलकर दो भागों में बंट गए, फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन। फ्रायर आगे चलकर दो भागों में बंट गए, फ्रांसिस्कन और दूसरा है डोमिनिकन। क्लियर बेटा? डोमिनिकन लिख लिया? अच्छा, उसके बाद लिखिए 12वीं सदी में फ्रांस में विशाल एवं भव्य चर्चों का निर्माण आरंभ हुआ, जिन्हें कैथीड्रल कहा गया। निर्माण हुआ जिन्हें कैथीड्रल कहा गया।
ठीक है। कैथेड्रल इसको बोलते हैं, CATHEDRAL, कैथेड्रल कहा गया है, ठीक है। और इन चर्चों के आसपास बसे नगरों को कैथेड्रल नगर कहा गया। इन चर्च के आसपास बसे नगरों को कैथेड्रल नगर कहा गया। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा जी, उसके बाद जो आता है वो चलिए कैथेड्रल तक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो अब अभिजात वर्ग में हमने मुख्य तौर पर जो आपने दो श्रेणियों के बारे में जो यहाँ पे बात करनी है, उसमें से पहला जो आता है वो आता है आपका लॉर्ड आता है। लॉर्ड तो आपको पता है, लॉर्ड और लॉर्ड का आवास क्षेत्र क्या कहलाता है? लॉर्ड हो गया सबसे बड़ा सामंत, और उसका आवास क्षेत्र कहलाता है मेनर, ठीक है। और उसके बाद जो वो दूसरी बड़ी इसमें श्रेणी जो आती है वो आती है नाइट्स। इसको योद्धा सामंत के तौर पर जो देखा जाता है, और इनके अधीन भी एक विशाल भूमि थी, वो कहलाती थी फीफ। समझ गए? फीफ कहलाती थी, ठीक है। और उसके बाद जो वो यहाँ पर जो है वो कृषक वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो उसके मुख्य तौर पर जो है वर्ग थे। पहला जो था वो था स्वतंत्र किसान, और दूसरा था कृषक दास, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सामंतवादी समाज एवं अर्थव्यवस्था। सामंतवादी समाज एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। सामंतों के ये तीनों वर्गों के बारे में हम लिख सकते हैं। अब पहला है पादरी वर्ग, उसका वर्गीकरण आपने कर लेना है, ठीक है। पादरी वर्ग में आपका पोप आ गया, फिर उससे कम जो है वो आर्क बिशप, फिर बिशप, फिर सबसे नीचे पादरी, ठीक है। सामंतों में भी इसी प्रकार से जो है वो आपका मुख्य तौर पर आपका लॉर्ड आएगा, और दूसरे महत्वपूर्ण जो आएगा छोटे सामंत या फिर नाइट्स, ठीक है। और कृषक वर्ग में जो इसमें आता है वो आता है आपके स्वतंत्र किसान, और दूसरा आता है दास कृषक। समझ गए? अब यहाँ पे सामंतवादी समाज एवं अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि इस व्यवस्था का उदय कब हुआ था? 9वीं सदी में, ठीक है। 9वीं सदी में जो उसका उदय हुआ था, 14वीं सदी तक जो है इसका प्रभाव रहा। अगर मैं मतलब एक लाइन में अगर आपसे जो उसका सवाल का जवाब मांगूं कि सामंतवादी व्यवस्था का पतन कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 15वीं शताब्दी। क्या होगा? 15वीं शताब्दी, ठीक है। ये एक ही चीज़ है बेटा, सदी और शताब्दी जो वो 100 सालों का समूह होता है। शताब्दी शत 100 को बोलते हैं, सदी ये भी 100 सालों का समूह होता है। समझ गए? ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जो वो हमारा हो गया। और उसके बाद जो वो अगला हमारा पास जो महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो आती है सामंतवाद से अभिप्राय क्या है, ठीक है। अब सामंतवाद क्या है? सबसे पहले जो हमको ये पता होना चाहिए कि सामंतवाद को हम अंग्रेजी में कहते क्या है, तो हम कहते हैं फ्यूडलिज्म, FEUDALISM, फ्यूडलिज्म, इसको कहते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है। और ये जो है वो एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, FEUD, फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा या जाली। क्लियर? ठीक है। और इस प्रकार से जो हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा जो है वो सामंतों को भूमि देता है, भूमि जो वो आवंटित करता है, और बदले में उनसे धन एवं सैन्य सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो WT हेन्स ने जो वो एक यहाँ पे इसकी परिभाषा दी है, जिसमें कहते हैं कि सामंतवाद वह व्यवस्था थी जिसमें लॉर्ड अपने अधीन सामंतों को सैनिक सेवा एवं व्यक्तिगत वफादारी के बदले भूमि अनुदान में देता था, ठीक है। और साधारण शब्दों में हम ये कहते हैं कि इसको आप लिखना तो लिख लो भाई इसको। WT हेन्स के शब्दों में सामंतवाद वह व्यवस्था थी जिसमें लॉर्ड अपने अधीन सामंतों को सैनिक सेवा एवं
व्यक्तिगत वफादारी के बदले भूमि अनुदान में देता था। के बदले सैनिक सेवा एवं व्यक्तिगत वफादारी के बदले भूमि अनुदान में देता था। ठीक है जी। उसके बाद साधारण शब्दों में सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सैनिक एवं राजनीतिक सेवा के बदले लड़कियां कितनी 8 है, बॉयज 3। टोटल कितने हैं तुम में से? 15 हैं आजकल। 6 बॉयज और 9 गर्ल्स। राजनीतिक सेवा के बदले राजा सामंतों को जागीरें बांटता था। जागीरें मतलब भूमि। सामंतों को जागीरें बांटता था। चलिए अब अगला हमारे पास सवाल जो आता है वो आता है सामंतवाद की उत्पत्ति हुई क्यों। अगला लिखिए सामंतवाद के उदय के कारण। सामंतवाद के उदय के कारण नंबर 1 समय की मांग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ये पता है कि अब से राजनीतिक जो व्यवस्था अगर सुदृढ़ होती है तो लोग कैसे होते हैं, खुशहाल होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी राजा का, सरकार का यदि जो वो कार्यकाल अगर अच्छा हो तो हम जो वो शांति और अमन से रह सकते हैं। ठीक है। नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे तरह तरह की चोरी चकारी, डकैती, लूट खसूट, ठीक है, दंगा फसाद, ये सब जो होगा तो इस प्रकार का जो माहौल होता है ना, जिनके मैंने अभी नाम लिए, तो वो क्या कहलाती है, वो अशांति और अराजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अशांति और इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो मतलब विरोधी जो मतलब जो शब्दावली है वो है तो आती है शांति और व्यवस्था। क्या आती है, जिसको आप इंग्लिश में लॉ एंड ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, अब आपने देखा कि वहाँ पे राजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उनका सबसे बड़ा नुकसान जो था वहाँ की लोगों को झेलना पड़ा था। क्योंकि लोग जो है आए दिन जो हर कोई उन पर जो वो हमला करता, तरह तरह के उन पर अपराध करता और उन्हें जो है वो अपने शोषण का शिकार करता। ठीक है। तो लोग खुद इस बात को चाह रहे थे कि कोई राजनीतिक शक्ति ऐसी आए जो हमें इस अन्याय से मुक्ति दिला सके। ठीक है। तो लोग इस बात को चाहते थे कि राजा खुद नहीं कर सकता, क्योंकि राजा करता भी क्या, राजा जो एक तरह से असमर्थ था, और इस प्रकार से लोग खुद इस बात को चाह रहे थे कि उस प्रकार से उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अच्छा किया जा सके। सेकंड जो आता है वो आता है, और विशेष तौर पर जो है वो साथ में एक तो शांति और व्यवस्था के लिए, और दूसरा आता है जान माल की सुरक्षा के लिए। ठीक है। ताकि हमारी जान माल की सुरक्षा भी हो सके और हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई जा सकें। सेकंड जो इसमें आता है वो राजाओं के लिए आवश्यक है। अब राजा के पास जो थी वहाँ पर राजा की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो उसका सेना रख पाना, उसका खर्चा चला पाना मुश्किल हो गया, और राजा भी इस बात की जो है वो कमी महसूस करने लगे कि कोई ना कोई ऐसा साधन हो जिससे उसके पास धन भी आता रहे और सेना भी उसे मिल सके, ताकि वो अपने साम्राज्य की रक्षा और सुरक्षा कर सके। ठीक है। तो ये दोनों के लिए जो ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर जो उसका उदय हुआ। ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, वो आता है नेक्स्ट सामंतवाद का प्रसार। अब हम बात करेंगे 3 क्षेत्रों के बारे में। ठीक है। 3 क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे विशेष तौर पर 2 क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण है, जहाँ पे फ्रांस और दूसरा आता है इंग्लैंड।
ठीक है। अब फ्रांस और इंग्लैंड के संदर्भ में आपको, जैसे हमने पहले ही बात कर रही थी इस बारे में, कि फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में 8वीं सदी में, आपने याद होगा क्या, हमने पवित्र रोमन सम्राट के बारे में हमने सुना था, उसका नाम था शार्लेमान। ठीक है। अब क्या हुआ कि 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य का एक प्रकार से पतन हो गया, और उसके बाद उस वहाँ पे छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए, और वो राज्य कहलाए रोमोत्तर राज्य, पोस्ट रोमन एम्पायर थे। ठीक है। अब रोमोत्तर राज्य थे वो छोटे थे, उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। ये स्थिति और ज़्यादा जो है कमज़ोर होती चलेगी लगभग 8वीं सदी तक। ठीक है। लेकिन फिर जो है वो वहाँ पे क्या हुआ, एक शासक फिर से जो राजगद्दी पर आसीन हुआ, उसका नाम था शार्लेमान, जिसने उस रोमन साम्राज्य को पुनः शक्तिशाली करने का प्रयास किया। समझ गए। उसके द्वारा फिर से अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया, और उस साम्राज्य के उस गौरव को जो है पुनर्स्थापित करने का उसने प्रयास किया। उसके पोप से, उस समय जो पोप थे उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, और जिन्होंने उसे एक उपाधि जो वो से सम्मानित किया, और वो कहलाए पवित्र रोमन सम्राट। क्या कहलाए? पवित्र रोमन सम्राट। और उनके द्वारा स्थापित जो साम्राज्य है वो कहलाता है पवित्र रोमन साम्राज्य, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं द होली रोमन एम्पायर, द होली रोमन एम्पायर। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, और इसने क्या किया, इसने बहुत, जैसे मैंने बोला कि इसने साम्राज्य का क्या किया, बहुत विस्तार किया, और उस विस्तार करने के लिए उसने बहुत सारे लोगों का सहयोग मांगा, और जिन लोगों ने उसका सहयोग किया उसी में उन जीते हुए क्षेत्रों को उसने बांटना शुरू कर दिया, और सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड जो आता है वो आता है इसमें, चलो इसको लिख लो पहले थोड़ा सा। ठीक है, लिखिए फटाफट से। फ्रांस के बारे में लिखिए। गॉल जर्मन जनजाति नहीं, फ्रांस पर नहीं, इसको आप वैसे कर लीजिए। फ्रांस लिखा ना आपने, गॉल क्षेत्र पर, फ्रांस नहीं, फ्रांस हेडिंग आ गया, उसके बाद आगे लिखना है आपने, गॉल क्षेत्र पर जर्मन जनजाति ने क्लोविस के नेतृत्व में 486 ईस्वी में अधिकार किया। 486 ईस्वी में अधिकार कर इसका नाम फ्रांस रख दिया। अधिकार किया था इसका नाम फ्रांस रख दिया। एक्चुअली में फ्रांस को पहले गॉल कहा जाता था, गॉल। ठीक है, गॉल में अधिकार किया था, इसका नाम फ्रांस रख दिया। ठीक है जी। और उसके बाद लिखना है आपने कि शार्लेमान ने, हाँ अगली लाइन में लिख लीजिए, शार्लेमान ब्रैकेट में लिख लेना, 768 से 814, 68 से 814 के पोप लियो तृतीय से अच्छे संबंध थे, जिसने उसे पवित्र रोमन सम्राट संबंध थे।